नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2026 वालों के लिए आज हम लोग लेकर के आए हैं जीके जीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। यानी कि दोस्तों अभी लिखा जैसे आपको दिख रहा है कि ये निचोड़ है। 27 अप्रैल से लेकर के 23 मई के आपके एग्जाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम लोगों ने आज टॉप 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब ऐसे क्या सेम यही क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इसमें हम लोगों ने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से डीप समझाएंगे, जिसमें कि अभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वो आपके अगली मतलब ये चौथे फेज के एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। और यूपी पुलिस वालों के लिए तो ये जो सेशन है ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यूपी पुलिस वाले तो एक एक क्वेश्चन को ऐसे छाप लें अपने दिमाग में जैसे कि इनके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम चल रहा है 27 अप्रैल से लेकर 23 मई तक, यानी कि अभी थर्ड फेज के एग्जाम 3 फेज के एग्जाम फिनिश हो गए हैं। अभी अब 25 तारीख से लास्ट फेज के एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो उन्हीं सब 3 फेजों का हम लोगों ने निचोड़ आप लोगों के लिए ये लेकर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी की शुरू कर देते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तराखंड का है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस बिलोंग्स टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, तो बिहू, छोलिया, गरबा या घूमर। तो उत्तराखंड का कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा छोलिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मार्शल युद्ध शैली कहा जाता है। क्या है ये उत्तराखंड की एक मार्शल युद्ध शैली है, या इसको पारंपरिक लोक नृत्य भी कह दिया जाता है। आपसे पूछ सकता है अगली बात कि बताइए उत्तराखंड का मार्शल युद्ध शैली या लोक नृत्य क्या है। ऑप्शन दे देगा तो आप लोगों को बताना है छोलिया। और बिहू कहाँ का हो जाएगा, बिहू हो जाएगा दोस्तों आसाम का। ठीक है, उसके बाद गरबा, गरबा हो जाएगा गुजरात का। और घूमर ये हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा, आपसे अब ये पूछ सकते हैं अगले वाले शिफ्ट में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। आप लोग दोस्तों हर एक क्वेश्चन का मुझको क्या है आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द 21st एशियन गेम्स 2030 हेल्ड। यानी कि 21वें नंबर के जो एशियन गेम्स होने हैं वो कह रहा है कि बताइए किस शहर में होंगे। वो दोस्तों नागोया जापान में होंगे, रियाद सऊदी अरब में होंगे, दोहा कतर में होंगे या हांगझो चीन में होंगे। आप लोग बताइए कहाँ होंगे। दोस्तों नागोया जापान में इसमें 20वें नंबर के हुए थे 2026 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2000 मतलब 19वें नंबर के जो हुए थे 2022 ईस्वी में वो हुए थे हांगझो चीन में। और जो 22वें नंबर के होने हैं मतलब 21वें नंबर के होने हैं वो होने हैं दोस्तों दोहा कतर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 22वें नंबर के यानी कि जो 2034 ईस्वी में होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों से पूछा है 21वें नंबर का, अब आप लोगों से 22 नंबर का पूछ सकता है, 20 नंबर का पूछ सकता है या 19 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, मैंने सारे के सारे बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये दोस्तों क्वेश्चन अभी पूछा गया, कह रहा है कि आरसीबी ने अपना पहला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल महिला प्रीमियर लीग है यानी कि वीमेन प्रीमियर लीग कौन से वर्ष में जीता था। पहला प्रीमियर लीग मतलब कौन से वर्ष में डब्ल्यूपीएल में जीता था आरसीबी ने। दोस्तों डब्ल्यूपीएल की शुरुआत वर्ष 2023 ईस्वी से हुई थी, और 23 के बाद अगले ही साल यानी कि वर्ष 2024 ईस्वी में बंगलौर ने यानी कि आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके किसको, दिल्ली कैपिटल को डिफीट करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। ठीक है, इसमें दोस्तों इन्होंने 8 विकेट से दिल्ली कैपिटल को हराया था। और जो आरसीबी की कैप्टन थी वो कौन थी, आरसीबी की कैप्टन थी दोस्तों स्मृति मंधाना। ठीक है, कहाँ कौन थी, स्मृति मंधाना थी। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है कि स्टेडियम कौन था जिसमें इन्होंने जीता था। तो दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, इसमें दोस्तों आरसीबी ने किसको, दिल्ली को 8 विकेट से हरा करके 2024 का डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया था। और अभी दोस्तों जो 2026 में डब्ल्यूपीएल हुआ है इसका भी खिताब फिर से अभी आरसीबी ने जीता है दिल्ली को ही हरा करके। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों फर्स्ट जो 2023 में हुआ था इसका खिताब मुंबई ने जीता था। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है। डब्ल्यूपीएल के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करेक्ट करा दिए, आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। और जो अभी 2026 में आरसीबी ने जीता है वो दोस्तों बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था, बड़ौदा। बड़ौदा में दोस्तों ये हुआ। स्टेडियम का क्या नाम था, स्टेडियम का नाम था
कोटाम्बी स्टेडियम। ठीक है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, क्या नाम था, कोटाम्बी स्टेडियम। ये दोस्तों बड़ौदा में 2026 में भी हुआ है, जिसमें कि किसने, आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को फिर से हराया है। ठीक है, आप लोग इसको भी कवर कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि व्हेन वाज द सतारा एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश स्टेट, यानी कि सतारा को ब्रिटिश राज्य में कब विलय किया गया था। सतारा को कह रहा है ब्रिटिश राज्य में कब विलय किया गया था। तो दोस्तों सतारा को 1848 में विलय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फर्स्ट राज्य था जो अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश राज्य में विलय किया गया था। इसको दोस्तों हम लोग जो विलय का सिद्धांत था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको कहते थे विलय का सिद्धांत, या इसको कहते थे व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसको चालू करने वाला कौन था, इसको चालू करने वाला था दोस्तों अंग्रेज गवर्नर, यानी कि अंग्रेज लॉर्ड कह दीजिए, डलहौजी था। ठीक है, इसने दोस्तों व्यक्तिगत के सिद्धांत को चालू किया था। और सबसे पहला राज्य सतारा था, जो कि 1848 ईस्वी में ब्रिटिश स्टेट में मिल गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था। कह रहा है कि व्हिच चालुक्य किंग डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन 1618 एडी, 1618 के ईस्वी के युद्ध में, मतलब 1618 कह रहा हूं दोस्तों, 618 के युद्ध में कौन था, पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था, कीर्तिवर्मन प्रथम था, या विक्रमादित्य द्वितीय था। तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने, इसने दोस्तों 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हरा दिया था। इसी जीत के बाद दोस्तों इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। और दोस्तों एक और उपाधि धारण की थी, दक्षिणा पथेश्वर, यानी कि दक्षिण का भी उसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया था। ठीक है, दक्षिण भारत का परमेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की, और दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी पुलकेशिन द्वितीय ने धारण की। और जो दोस्तों नर्मदा नदी वाला युद्ध था, इसका वर्णन एहोल अभिलेख में मिलता है। किसमें, एहोल अभिलेख में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, रचना की थी रवि कीर्ति ने। ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य का पता चलता है, और 618 ईस्वी के नर्मदा युद्ध, नर्मदा नदी के तट के युद्ध का, जिसमें कि हर्षवर्धन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट मतलब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि दोस्तों चाबहार बंदरगाह, कौन सा, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है और यह किस महाद्वीप में आता है। कह रहा है कि इन विच कंट्री इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड एंड विच कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप, डज इट फॉल अंडर, यह किस महाद्वीप के अंदर में आता है। यह दोस्तों ओमान में स्थित है, ईरान में स्थित है, इराक में, या अफगानिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां दोस्तों, ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के द्वारा इसको बनवाया गया था, और इसका एक मतलब कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस वजह से, क्योंकि भारत सरकार ने इसमें रुपए लगाए हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह, ईरान। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, रूरल यानी कि ग्रामीण जनसंख्या, एज पर 2011 सेंसस, यानी कि कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए दोस्तों, किस राज्य की, बिहार की सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश की, या महाराष्ट्र की। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी कि ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। कितनी है दोस्तों, 77.7% जनसंख्या, यानी कि हम लोग इसको अगर आंकड़ा में लिखने चाहें तो लगभग 15 करोड़ जनसंख्या जो है, वो भी 15.5 करोड़ जनसंख्या, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है। ये तो दोस्तों पूछा जब ग्रामीण जनसंख्या। अब जब हमसे अगर पूछ ले कि परसेंटेज के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। नंबर 2 में दोस्तों कहाँ आ जाती है, नंबर 2 में आ जाती है बिहार में। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से 89 पॉइंट लगभग 98% हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और लगभग 88
72% बिहार में रहती है। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गया परसेंटेज के हिसाब से। वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब अगर हमसे पूछ ले कि बताइए शहरी जनसंख्या में नंबर 1 में कौन है, तो दोस्तों शहरी जनसंख्या में नंबर 1 में आता है गोवा। कौन आता है? गोवा वाले बीच में सभी लोग शहर में रहते हैं। और नंबर 2 में क्या आ जाता है? नंबर 2 में आता है तमिलनाडु शहरी जनसंख्या में। और नंबर 3 में आ जाता है शहरी जनसंख्या में केरला, यानी कि केरल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रामीण और शहर की जनसंख्या का, यानी कि रूरल का और सिटी का, इनका दोनों का रेशियो कितना है? ये दोस्तों रेशियो लगभग 69 पॉइंट, मतलब रेशियो 31, यानी कि लगभग 69 लोग गांव में रहते हैं और लगभग 31 लोग सिटी यानी कि शहर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल बता दिया। कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या कहता है? कह रहा है कि बाय हुम वाज द खालसा पंथ एस्टैब्लिश्ड। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु नानक देव के द्वारा, गुरु तेग बहादुर के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, या गुरु अर्जुन देव के द्वारा? दोस्तों सिख धर्म के लास्ट गुरु यानी कि 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और दोस्तों खालसा का मतलब क्या होता है? खालसा का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि दोस्तों ये शुद्ध पंथ यानी कि शुद्ध समुदाय है। ठीक है, पंथ क्या होता है दोस्तों? यानी कि धर्म होता है, ये समुदाय होता है। और दोस्तों कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। कब? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, बैसाखी के दिन। इसी वजह से दोस्तों सिखों में बैसाखी के दिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के दिन, बैसाखी के दिन, 5 स्वयं सेवकों को, किसको दोस्तों? 5 स्वयं सेवक थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी के। इनको दोस्तों इन्होंने शुद्ध जल यानी कि अमृत जल पिलाया और इसके बाद खालसा पंथ की यानी खालसा समुदाय की स्थापना कर दी। ये जो 5 स्वयं सेवक थे इनको पंच प्यारे भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंच प्यारे। आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग इस सब को याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खालसा का मतलब होता है शुद्ध। बैसाखी के दिन इसकी स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट या तो दोस्तों हार्ट बना के भेज दीजिए, या तो दोस्तों अपना थंब का एक्सप्रेशन बना के भेज दीजिए। ठीक है, कह दीजिए कि सर हाँ मुझको मजा आ रहा है। अगर दोस्तों मजा आ रहा है तो फिर मजा लेते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो 27 अप्रैल से लेकर अभी 23 मई तक आपके एग्जाम हुए हैं उनसे छांट छांट के यानी कि ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन का, शाम को हम मैथ का ऐसे ही आप 20 क्वेश्चन का और पर डे आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। कह रहा है क्वेश्चन 9, कह रहा है कि द टर्म पोमेल हॉर्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? यानी कि जो पोमेल हॉर्स शब्द है वो कह रहा है किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मजेदार भी है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर एक बच्चा इसमें गलत ऑप्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन लगा रहे हैं सब बच्चे घुड़सवारी, लेकिन जिसने भी घुड़सवारी लगाया मतलब वो लात खाया। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोमेल हॉर्स, उसमें हॉर्स लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घुड़सवारी हो जाएगा। ऑप्शन सी जिम्नास्टिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पोमेल हॉर्स किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। और जिम्नास्टिक से संबंधित कौन कौन से हैं? एक हो जाएगा रोमन रिंग्स, रोमन रेंस नहीं दोस्तों, रोमन रिंग्स, ये भी जिम्नास्टिक से संबंधित वर्ड है। और नंबर 2 हो जाएगा वॉल्टिंग टेबल। क्या? वॉल्टिंग टेबल, ये भी जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों पूछ लेता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि मेघालय का पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? कह रहा है द मेघालय प्लेटयू, पत्थर क्या दोस्तों यहाँ पे लिखना था पठार, इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? यानी कि मेघालय का जो पठार है वो मेनली किस प्रकार की रॉक से मिलकर के बना है? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से मिलकर बना है, या नवीन वलित पर्वत से मिलकर बना है, या जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है? दोस्तों मेघालय का जो पठार है वो प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स, इनसे मिलकर के बना है मेघालय का मतलब पठार। और मेघालय में दोस्तों 3 जातियां पाई जाती हैं, गारो, खासो और जयंतिया। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि दोस्तों न्याय बंधु योजना मुख्य रूप से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द न्याय बंधु स्कीम? इंपॉर्टेंट है, न्याय बंधु योजना
कौन से मंत्रालय से संबंधित है? मुझको पता है कि सब बच्चे लगाएंगे न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, जो कि धोखा खा जाएंगे और गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय से संबंधित है ये न्याय बंधु योजना। और दोस्तों मतलब न्याय बंधु योजना स्टार्ट की गई थी, उसके बाद कौन सी? श्रुति योजना। कौन सी? न्याय श्रुति यानी कि श्रुति कह दीजिए। और दोस्तों ई साक्ष्य योजना, ये तीन की तीनों योजना दोस्तों मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब योजना का स्टार्ट करने का महत्व क्या था? इसमें दोस्तों आपराधिक न्याय प्रणाली को क्या था? अधिक प्रभावी बनाना था, यानी कि सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए ये न्याय बंधु, न्याय श्रुति और ई साक्ष्य योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो गृह मंत्रालय से रिलेटेड है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? बिम्स्टेक का इन विच सिटी वाज द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? दोस्तों जो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1977 ईस्वी को। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। ढाका किसकी राजधानी है? आप लोगों को पता होगा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बिम्स्टेक में दोस्तों 7 देशों का संगठन है। तो इसमें 7 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडिया, इंडिया के बाद आता है, यानी कि सबसे पहले इंडिया, इंडिया के बाद आ जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आ जाएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद आ जाएगा दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आ जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आ जाएगा नेपाल और नेपाल के बाद आ जाएगा भूटान। यानी कि 7 देश इसमें हैं। और कह रहा है कि 2025 का जो इसका युवा शिखर सम्मेलन किया गया था, यानी कि ये युवा शिखर सम्मेलन फर्स्ट नंबर का था। इसका आयोजन किस शहर में किया गया? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से हैं, तो वो बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन को गांधीनगर खींच के ले गए। कह रहे थे कि आइए हमारे घर में कीजिए, हम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और मध्य प्रदेश यहाँ कहीं आयोजन नहीं करवाएंगे, ना दिल्ली में, हम लेके जाएंगे इनको गांधीनगर अपने गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात लेकर के चले गए और वहीं पे इन्होंने बिम्स्टेक का आयोजन करवा लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली? जरा बताइए, व्हेन डिड राजा राज फर्स्ट असेंड द चोल थ्रोन? यानी कि चोल साम्राज्य की गद्दी राजा राज प्रथम ने कब संभाली? 975 ईस्वी में, 985 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में या 955 ईस्वी में? तो दोस्तों 985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 985 ईस्वी में। राजा राज प्रथम को दोस्तों क्या कहा जाता था? राजा राज महान भी कहा जाता था इनको, प्रथम को। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो तंजावुर में यानी कि बृहदेश्वर का मंदिर है, कौन सा? बृहदेश्वर का मंदिर, ये इसी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राज प्रथम के द्वारा। ये दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। चोल साम्राज्य की गद्दी 985 ईस्वी में इन्होंने संभाल ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राज प्रथम का जो ओरिजिनल नाम था वो नाम था अरुमोझी वर्मन। क्या नाम था? अरुमोझी वर्मन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि पीएसएलवी एक्सेल का कुल प्रक्षेपण भार कितना है? व्हाट इज द टोटल लिफ्ट ऑफ, यानी कि प्रक्षेपण भार, लिफ्ट ऑफ मास ऑफ द पीएसएलवी एक्सेल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल है। सबसे पहले दोस्तों इसका यूज फर्स्ट बार कब किया गया था? 2008 ईस्वी में किया गया था। किसमें? चंद्रयान फर्स्ट को भेजने में। पीएसएलवी का चंद्रयान फर्स्ट को भेजने में 2008 ईस्वी में इसका सबसे पहले यूज किया गया था। ये दोस्तों 4 चरणों वाला रॉकेट होता है। कितने? 4 चरणों वाला। ये जरूर याद रखना कि चंद्रयान फर्स्ट में 2008 ईस्वी में इसका यूज किया गया था पीएसएलवी का। तो हमसे पहला है कि इसका कुल प्रक्षेपण भार कितना है? इसका दोस्तों कुल प्रक्षेपण भार 320 टन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 320 टन। और दोस्तों 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, यानी कि अगर हम लोग इसको किलोग्राम में बदलना चाहें तो ये निकल के आ जाएगा 3,20,000 किलोग्राम। ये दोस्तों इसकी क्षमता होती है और इतना पेलोड यानी कि प्रक्षेपण भार ये लेके चल सकता है। और पीएसएलवी को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इसरो का वर्क हॉर्स। क्या? इसरो का इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है, काम करने वाला घोड़ा। ठीक है ना, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फर्स्ट बार चंद्रयान फर्स्ट में इसका यूज हुआ था 2008 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि देवमीना ने
पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड कब बनाया? पॉल मीना ने अक्टूबर 2022 में बनाया, फरवरी 2025 में बनाया, अप्रैल 2024 में बनाया, या कह रहा है कि जुलाई 2023 में बनाया। दोस्तों फरवरी 2025 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी 2025 में दोस्तों इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में, किसमें, 38वें नेशनल गेम्स में 5.32 मीटर इतनी दोस्तों इन्होंने छलांग लगाई, और छलांग लगा करके इससे पहले 5.31 मीटर, जो कि उनका नाम क्या था, उनका नाम था दोस्तों एस शिवा। क्या नाम था? एस शिवा। उनका दोस्तों रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया है। किसने? देव मीना ने। ये इन्होंने दोस्तों 5.32 मीटर की छलांग लगाई। इससे पहले एस शिवा का 5.31 मीटर का रिकॉर्ड था। आपसे अभी पूछा है कि कब जीता था, अब पूछ लेगा कि देव मीना ने किसको हरा करके रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों देव मीना ने एस शिवा को हरा करके रिकॉर्ड बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देव मीना कहाँ की रहने वाली है? ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये भी अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दोस्तों प्रतिभा सेतु, यानी कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द प्रतिभा सेतु पोर्टल। प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब होता है दोस्तों दिमाग से संबंधित काम। हमको अपनी प्रतिभा दिखाना है, यानी कि प्रतिभा कौन दिखा रहा है? प्रतिभा दिखा रहा है संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो भी स्टूडेंट प्री निकाल लेता है, उसके बाद मेंस निकाल लेता है यूपीएससी का, उसके बाद इंटरव्यू भी फाइट कर लेता है, लेकिन अगर वो फाइनल मेरिट में रह जाता है, यानी कि फाइनल मेरिट में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो दोस्तों इसी प्रतिभा सेतु के जरिए प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छी जॉब में रखा जाएगा। यही है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिभा सेतु पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, विवेक कुमार को, या पीके मिश्रा को? दोस्तों निधि तिवारी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निधि तिवारी को दोस्तों ये 2014 बैच की क्या है? आईएफएस है, यानी कि इंडियन फॉरेंसिक सर्विस में है दोस्तों, यानी कि विदेश सेवा में रहने वाली हैं। 2014 बैच की है दोस्तों ये आईएफएस। कहाँ की? उत्तर प्रदेश के वाराणसी की दोस्तों ये रहने वाली है। इन्होंने दोस्तों अभी पीएमओ ऑफिस में अभी तक ये काम करती नहीं है, वित्त सचिव के रूप में, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में। अभी दोस्तों इनको निजी सचिव बना दिया गया है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी का निधि तिवारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट नंबर की हैं, तो अभी आप लोगों से किसी न किसी शिफ्ट में फिर से घुमा फिरा के कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या कह रहा है कि पहली महिला सचिव, विधि सचिव, यानी कि फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन दोस्तों? डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये दोस्तों बनी है पहली महिला विधि सचिव। ये दोस्तों 2017 ईस्वी से कानून मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रही थी। इसके रूप में? संयुक्त सचिव के रूप में। ठीक है ना। और दोस्तों अभी इनको बना दिया गया है पहली महिला विधि सचिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा कहता है? क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 19 की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि दी गई तस्वीर को देखकर पहचाने कि यह कौन सा वाद्य यंत्र है। आइडेंटिफाई द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर में शोन हो रहा है आप लोगों को बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है? ये सितार है, ये तानपूरा है, ये वीणा है, या सारंगी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तानपूरा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तानपूरा दोस्तों यानी कि इसको तंबूरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? तानपूरा या तंबूरा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे वीणा लगा रहे हैं और अपना गलत आंसर लगा के आ रहे हैं। ठीक है, तो तंबूरा यानी कि तानपूरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एलपीजी के उपयोग का इनमें से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलपीजी यूजेज? ठीक है, कौन सा है? कह रहा है कि केवल घरों में इसका यूज होता है,
कह रहा है केवल वाहनों में इसका यूज होता है, घरों और उद्योगों दोनों में इसका यूज होता है और केवल बिजली उत्पादन में इसका यूज होता है। दोस्तों घरों और उद्योगों में दोनों में इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एलपीजी, एलपीजी में दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण मिला होता है। किसका? प्रोपेन का प्लस ब्यूटेन का। ठीक है। ये दोस्तों एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं। और दोस्तों एलपीजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी में गंध को पहचानने के लिए इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? गैस दोस्तों इसमें मिलाई जाती है एथाइल मरकेप्टॉन। कौन सी? एथाइल, यानी कि एथिल कह दीजिए उसको, मरकेप्टन यानी कि ये लिख दिया, हमने लिख दिया। ये दोस्तों जो एथिल मरकेप्टन है इसको हम लोग मिलाते हैं, इसी की वजह से इसमें गंध आती है और हम लोग पहचान जाते हैं कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये ज्वलनशील गैस है, तुरंत आग के संपर्क में आने पर ही आग पकड़ लेती है। ठीक है। इसका उपयोग दोस्तों उद्योगों में भी किया जाता है। उद्योगों में मतलब इसको बड़े बड़े जो सामान होते हैं उनको पिघलाने के लिए, किसी में दोस्तों वस्त्रों में छपाई करने के लिए, इसी वजह से घरों और उद्योगों में इसका यूज होता है। इसका दोस्तों यूज वाहनों में भी होता है। वाहनों में इसको यूज होता है तो इसको ऑटो गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटो गैस भी। ठीक है। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों फिनिश होते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमने 20 क्वेश्चंस कवर कराए हैं ये हम लोगों ने जो आपके 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हुए थे उससे लेकर के और आज 23 मई, इसके बीच में दोस्तों हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो यूपी पुलिस वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हो वो तो इन क्वेश्चंस को ऐसे अपने दिमाग में छाप लें कि इनसे एक भी क्वेश्चन भूल के ना जाने पाए। कल दोस्तों हम लोग फिर से सुबह सेशन लेके आएंगे, उसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है। आज शाम को हम लोग अभी मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे, वो भी दोस्तों एग्जाम बेस्ड होगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि दोस्तों मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताता हूं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हम लोगों की आप लोगों से गुरु दक्षिणा या आप लोग कुछ भी कह लीजिए वही होता है। ठीक है। हमारा मेहनत का पारितोषिक भी यही होता है। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।